नमस्ते विद्यार्थियों। आज हम लोग उपन्यास के जिस प्रश्न पर चर्चा करेंगे वह है बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास का उद्देश्य क्या है। विद्यार्थियों, यदि आपने पूर्व के वीडियो देखे हों तो हमने लगातार पिछले 5-6 वीडियो में उपन्यास की कथा वस्तु को विस्तार पूर्वक समझाया था। संभवतः वह आपको समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई है तो आप पुनः उपन्यास को पढ़ें और फिर उन घटनाओं का स्मरण करें, कथा वस्तु को याद रखें और घटनाओं को याद रखें। जैसा कि इस उपन्यास को पढ़ाने से पूर्व हमने आपको बताया था कि यह उपन्यास बाणभट्ट की आत्मकथा है, जिसमें बाण अपने जीवन की घटनाओं को, अपने अनुभवों को, अपने समय को, अपनी सामाजिक स्थितियों को, इन सब को बताता चलता है और उपन्यास की कथा वस्तु विकसित होती रहती है। इस उपन्यास पर प्रश्न बनता है कि बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास का उद्देश्य क्या है। तो घटनाओं के आधार पर कथा वस्तु को समझने के पश्चात हम निम्न बिंदुओं के आधार पर इसे समझ सकते हैं कि इस उपन्यास को लिखने का लेखक का उद्देश्य है। नंबर 1, तत्कालीन राजनीतिक स्थिति के यथार्थ का अंकन। यानी इस पूरे उपन्यास में लेखक ने बाणभट्ट के माध्यम से, बाणभट्ट के मुख से सम्राट हर्षवर्धन कालीन राजनीति के स्वरूप को प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। इस पूरे उपन्यास में जो राजनीतिक स्थितियां हैं, जो राजनीतिक अस्थिरता का वातावरण दिखलाई पड़ता है, वह उपन्यास में व्यक्त हुआ है। इसमें कुमार कृष्णवर्धन हो, तुवर मिलिंद हो, मोखरी वंश हो या स्थानवीश्वर स्थान हो, भद्रेश्वर दुर्ग हो या और अन्य वे राजा जो इस उपन्यास में वर्णित हैं, उन सब की स्थिति इस प्रकार की है कि उसको अवलोकन करते समय ये कहा जा सकता है कि उस समय की राजनीतिक स्थिति, अस्थिरता का माहौल, वो वातावरण और किस प्रकार से आपस में ईर्ष्या, व्यवहार, दमन और निर्बलों का दमन करके उनके राज्य को हस्तगत कर लेना, ये बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास में बताया गया है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इस उपन्यास में राजनीतिक स्थिति का यथार्थ अंकन हुआ है। दूसरा बिंदु है विद्यार्थियों, इतिहास एवं मध्यकालीन यथार्थ की प्रस्तुति। यह उपन्यास कुछ अर्थों में इतिहास की व्याख्या करता है, इतिहास की घटनाओं को हमारे सामने रखता है। जो राजनीतिक स्थिति है, उस समय का इतिहास, उस समय की राजनीतिक अस्थिरता, उस समय की सामाजिक स्थिति, उस समय की धार्मिक स्थिति, उस समय की स्त्रियों की स्थिति, उस समय सामाजिक राजनीतिक वातावरण, आर्थिक वातावरण किस प्रकार का था और मध्यकालीन समाज किन सारे बुराइयों में जकड़ा हुआ था, उन सब का यथार्थ बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास में किया गया है। तो लेखक ने ये चीज़ें लिख करके, यह उद्देश्य ध्वनित करके यह कहना चाहा है कि इसमें बाणभट्ट
उस समय की सामाजिक स्थिति के बारे में लिखता है, राजनीतिक स्थिति के बारे में बताता है। मध्यकालीन उन स्थितियों को प्रस्तुत करता है जो बौद्ध धर्म की है, जो उस समय के धर्म की है, जो तंत्र मंत्र साधना की है। जो ये सारी स्थितियाँ जो हैं वह इतिहास और उस वातावरण की सच्चाई को प्रस्तुत करती हैं, और इस आधार पर यह उपन्यास उन घटनाओं का जीता जागता प्रामाणिक रूप हमें उपलब्ध करवाता है। तीसरा बिंदु है तत्कालीन सामाजिक स्थिति का चित्रण। उस समय की सामाजिक स्थिति कैसी थी, इस उपन्यास को पढ़ करके हमें पता चलता है कि उस समय की सामाजिक स्थिति में यद्यपि राजवंश का समय था, लेकिन फिर भी समाज की स्थिति बेहतर नहीं कही जा सकती थी। बाणभट्ट जैसे पात्र, कुछ और अन्य पात्र स्त्रियों का सम्मान करते थे, लेकिन कुछ वहाँ उस समय सामान्य स्त्रियों की स्थिति ठीक नहीं थी। उनकी दशा शोचनीय कही जा सकती है। निर्धनों की स्थिति ऐसी थी, असमानता का पूरा वातावरण था। उस समय की जो स्थितियां हैं जिसका बाणभट्ट वर्णन करता है, वे सामाजिक स्थितियां, समाज एक तरफ तो दिखलाने के लिए उन्नत स्थिति में दिखलाई पड़ रहा था, लेकिन समाज के भीतर जो गुह्य आचार, जो सारी छद्म स्थितियां थीं, वे बेहतर नहीं थी। तो उन सब की सामाजिक स्थिति का, उन सभी सामाजिक कटुताओं का, उन सभी सामाजिक विषमताओं का वर्णन बाणभट्ट इस उपन्यास में कहते चले जाते हैं, करते चले जाते हैं। तो इस उपन्यास में सामाजिक स्थिति है। हर्षवर्धन कालीन सांस्कृतिक स्थिति का चित्र। बाणभट्ट की आत्मकथा में संस्कृति है, उस समय की संस्कृति है। उस समय की संस्कृति में वहाँ के रीति रिवाज, वहाँ के उस समय वेशभूषा, वहाँ का खान पान, वहाँ का पहनावा, वहाँ की सांस्कृतिक स्थिति, वहाँ की दरबारी संस्कृति, इन सब का चित्रण लेखक ने किया है और कहा है कि जो स्थितियाँ थी वह स्थितियाँ सांस्कृतिक रूप से अस्थिर थी। संस्कृति यूँ तो किसी भी समाज की सांस्कृतिक स्थितियाँ उन्नत होने पर ही समाज उन्नत दिखलाई पड़ता है। संस्कृति की अपनी विशेषताएं रहती हैं, जहाँ एक और राजाओं की दरबारी संस्कृति, जहाँ आयोजन, जहाँ अपना वैयक्तिक सुख व जहाँ वैयक्तिक ईर्ष्या, स्वार्थ, ये सब दिखलाई पड़ रहे थे, वहीं दूसरी ओर बाण जैसे चरित्र पात्र या सुगत भद्र जैसे आचार्य, जो धर्म, सुचरिता जैसे पात्र, जो सारी धार्मिक आचरण, जो धार्मिक स्थितियों का आकलन, जो संस्कृति को अच्छी स्थिति में ले जाने का प्रयास कर रहे थे, बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास में इन सब का चित्रण दिखलाई पड़ता है। बाणभट्ट के जीवन दर्शन का चित्र। इस पूरे उपन्यास में बाणभट्ट अपनी आत्मकथा कहता है, वह अपने यायावर जीवन को बताता है, वह अपनी जो आर्थिक स्थिति है उसका उल्लेख करता है, वह अपने मन की स्थिति का उल्लेख करता चला जाता है और इस पूरे उपन्यास में बताता है कि कैसे वह स्त्रियों का सम्मान करता है, स्त्री सम्मान को अपने जीवन में स्थान देता है, कैसे और अन्य पात्र, अघोर भैरव हो, चाहे महामाया हो, चाहे और पुजारी बाबा हो, सब लोग बाण के पवित्र मन को देख करके उसे बार बार आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि तुम्हें आर्याव्रत की रक्षा करनी है, तुम्हें स्त्री जीवन को बचाना है, तुम स्त्री जीवन को महान समझते हो, तुम्हें इन सब की रक्षा करनी है, तुम्हें अपने जीवन के सुख दुखों को ध्यान में नहीं रख करके तुम्हें निपुणिका और भट्टिनिका भी ध्यान रखना है। तो बाणभट्ट अपने जीवन में जो अस्थिरता है, उसके जीवन में स्थिरता नहीं है, वह किसी एक जगह टिका हुआ नहीं है, उसका जीवन, उसका परिवार एक जगह बंधा हुआ नहीं है, वह किसी व्यवसाय में पूर्ण रूप से एकनिष्ठ लगा हुआ नहीं है,
तो एक अस्थिरता का वातावरण, उसके जीवन की जो अनिश्चितताएं हैं और इन अनिश्चितताओं के बीच वह यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, जो मगध से स्थानांतरीश्वर, कभी भद्रेश्वर, कभी उज्जैनी, कभी इधर, इन सब की कभी गंगा, कभी जमुना, सरयू, इन सब की यात्रा करने में बाणभट्ट इधर और उधर विचरण करता रहता है। तो बाणभट्ट के जीवन का चित्रण किया गया है। इस उपन्यास में प्रेम के आदर्श रूप की प्रस्तुति की गई है। भट्टिनी बाणभट्ट से प्रेम करती है, निपुणिका भी प्रेम करती है। भट्टिनी और निपुणिका के प्रेम में थोड़ा सा अंतर है। निपुणिका आदर्श स्थिति को अपनाती है, वह बाणभट्ट से प्रेम करती है। तो दैहिक प्रेम की आकांक्षा या कामना इन दोनों ही स्त्री पात्रों में नहीं है, अपितु इन दोनों ही पात्रों में समर्पण का भाव है। और उपन्यास के अंत में निपुणिका समर्पण कर देती है और प्रेम का जो आत्म बलिदान कर देती है और कटार मार करके स्वयं के प्राणों का अंत करके भट्टिनी को बाणभट्ट के लिए सौंप देती है। तो प्रेम का आत्म बलिदान वह उन दोनों के जीवन से हट जाती है और एक प्रकार से वह प्रेम के उस आदर्श रूप का चित्र प्रस्तुत करती है। तंत्र मंत्र साधना की अभिव्यक्ति इस पूरे ही उपन्यास में साधना, तंत्र मंत्र, पिशाच, शव साधना, अघोर भैरव, चंड मंडना, पुजारी बाबा, महामाया, भैरवी, इन सब के द्वारा तंत्र मंत्र साधनाएं की जाती है। शमशान में वज्र तीर्थ के माध्यम से उस समय की जो धार्मिक स्थिति है उसका चित्रण किया गया है। तो इस उपन्यास में ये सारी ही चीज़ें देखने को मिलती हैं। स्त्री सम्मान की स्थिति को स्पष्ट करना, बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास के माध्यम से लेखक ने अपने इस उपन्यास में बाणभट्ट के द्वारा और कुछ पात्रों के माध्यम से स्त्री सम्मान की रक्षा की है। हमारी संस्कृति में और उस समय की संस्कृति में भी बाणभट्ट ने यह प्रयास किया है कि हम स्त्रियों के जीवन की रक्षा करें, उनका मंदिर, उनकी देह मंदिर के समान पवित्र है, वे पवित्रता की प्रतिमूर्ति हैं। उसके मन में यदि कुछ भाव आते भी हैं तो वह सीधे उन भावों को अभिव्यक्त कर देता है और निपुणिका से क्षमा मांगता है कि निपुणिका, मैं जितनी तुम्हारी सहायता करना चाहता था नहीं कर पाया। निपुणिका कहती है कि नहीं, तुमने ही मेरे जीवन को सार्थक बनाया है। इधर भट्टिनी को जब भी समय मिलता है, भट्टिनी बाणभट्ट से कहती है कि मेरा जीवन इस प्रकार का था जिसको तुमने संवारने का प्रयास किया। तो इन बिंदुओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बाणभट्ट का उद्देश्य इन सारे बिंदुओं के आधार पर उपन्यास में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक स्थितियों को प्रस्तुत करना था और प्रेम के त्रिकोण के माध्यम से प्रेम के उदात्त रूप की कामना आचार्य जी ने इस उपन्यास के माध्यम से की है। तो इन बिंदुओं के आधार पर कहा जा सकता है कि यह उपन्यास तत्कालीन ऐतिहासिक सामाजिक स्थितियों का दस्तावेज है। धन्यवाद विद्यार्थियों।